प्री कंसेप्शन काउंसलिंग हर कपल के लिए क्यों ज़रूरी है? ये जानने से पहले हम देखते हैं कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग आखिर होती क्या है। हस्बैंड और वाइफ जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनको आज की उनकी स्टेटस को जानना प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहलाता है। इससे उनकी कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिसिन, जेनेटिक डिसऑर्डर, फैमिलियल डिसऑर्डर, इन सबको देखा जाता है और उसके हिसाब से उन्हें आगे की प्रेगनेंसी प्लान करने की सलाह दी जाती है। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग हर पेशेंट के लिए उपयोगी है। ये स्वस्थ बेबी की गारंटी तो नहीं देती, पर इसका पर्पस ये है कि प्रेगनेंसी होने से पहले जो चीज़ें आप नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें आप ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाएं ताकि आपको बाद में महंगा ना पड़े, पछताना ना पड़े, काश हमने पहले पता कर लिया होता। ACOG यानी अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट प्री कंसेप्शनल मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशन, क्रोनिक इलनेसेस, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, इन्फेक्शियस डिजीजेस और जेनेटिक हिस्ट्री को रिव्यू करने के लिए बहुत इंसिस्ट कर रहा है। आजकल फोक्सी का भी संपूर्ण प्रोजेक्ट ये चाहता है कि हर प्रेगनेंसी प्लान्ड होनी चाहिए और हर प्रेगनेंसी से पहले प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि आप और आपका आने वाला गर्भ सुरक्षित रह सके, दोनों के करियर में रुकावटें ना आए। बेबी को लेके बार बार अस्पताल जाना किसे अच्छा लगता है? किसी को नहीं। अब क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के बाद तो डॉक्टर के पास जाना ही है, तो पहले क्यों जाएं? क्योंकि प्रेगनेंसी होने के बाद कुछ दवाइयाँ हम नहीं दे सकते, कुछ डिसीजंस हम रिवर्ट नहीं कर सकते और अगर हम उस बेबी को अबॉर्ट कराएं तो एक बहुत बड़ा महिला का पीरियड बेकार होता है और उसे मानसिक और शारीरिक दोनों ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए जो चीज़ें हम प्रेगनेंसी से पहले प्लान करके कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़, थायराइड, शुगर, बीपी, एपिलेप्सी, वेट, न्यूट्रिशन स्टेटस, एनीमिया और क्या-क्या, तो उन सबको हम क्यों वेट करें कि हम प्रेगनेंसी के बाद ठीक करेंगे। फिर आता है कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में क्या-क्या देखा जाता है। डॉक्टर आपसे पूछ सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है क्या? थायराइड डिज़ीज़ है? हाई बीपी है? एपिलेप्सी है? ऑटो इम्यून डिजीजेस है? कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है? कोई क्रोनिक मेडिकेशन ले रहे हैं? कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपके साथ क्या हुआ है? आपकी पहले वाली प्रेगनेंसी का आउटकम क्या है? मिसकैरेज तो नहीं हुआ? कोई स्टिल बर्थ तो नहीं हुआ यानी कोई बेबी आपका गया तो नहीं? प्री टर्म बर्थ तो नहीं हुई? बेबी में कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है? न्यूनेटल डेथ तो नहीं हुई है? और बेबी को कोई जेनेटिक या मेटाबॉलिक डिजीज डायग्नोज हुई है क्या? फिर आती है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। पीरियड्स आपके रेगुलर हैं या इरेगुलर? कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आपने लिया है? प्रीवियस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में आपके क्या हार्मोन चल रहे हैं वो आपने अचानक बंद तो नहीं किए? फिर चौथा आता है लाइफस्टाइल। आपको स्मोकिंग तो नहीं कर रहे, अल्कोहल तो नहीं ले रहे, टोबैको तो नहीं, डाइट आपकी सही है कि नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, सोते समय पर हैं कि नहीं। फिर आता है पांचवा नंबर मेडिकेशंस और सप्लीमेंट का। प्री कंसेप्शन मेडिसिन क्या क्या ले रहे हैं, विटामिन, सप्लीमेंट, हर्बल प्रोडक्ट्स, आपका प्रॉपर प्री कंसेप्शनल न्यूट्रिशन स्टेटस देखा जा सकता है। वैक्सीनेशन की हिस्ट्री, इन्फेक्शन की हिस्ट्री दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो पहले ठीक कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग में क्या करते हैं? इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग में अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है, डिजीज जो आपके गुणसूत्र में परिवार में चली आ रही है, कि वाइफ के परिवार में, आप हस्बैंड के परिवार में, दोनों में से कपल के किसी भी फैमिली में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है, तो दोनों का इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। उससे जो ट्रेंड हेल्थ केयर हैं, आपने केवल फैमिली की, अगर आपने फैमिली ट्री बनाया और सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ली कि हर बच्चा आपका हेल्दी रहा या किसी परिवार में किसी को कोई परेशानी थी, तो उसका जेनेटिक प्रोफाइल क्या था, फैमिलियल हिस्ट्री क्या थी। तो जब आपका फैमिली हिस्ट्री का डिजीज ट्री बनता है, तो उससे आगे आपको क्या जेनेटिक टेस्ट कराना है या नहीं कराना है, ज़रूरत है या नहीं, उसकी क्लैरिटी आ जाती है। क्योंकि जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते। आप कैरी कर रहे होते हो डिजीज़ और कभी आप सफ़र कर रहे होते हो। तो या कभी रेजिडुअल रिस्क होती है, कभी एक पार्टनर अगर कैरी कर रहा है और दूसरा पार्टनर नॉर्मल है तो बेबी को रिस्क कम हो जाती है या नहीं के बराबर हो जाती है। लोग कह रहे हैं कि हमारा तो, हम दोनों तो हेल्दी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, पर हमें जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों होगा? मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसके 6 अबॉर्शन थे। बार-बार वो प्रेग्नेंट होती और अबॉर्ट कर जाती। फिर हमने जब टेस्ट कराए तो वो एक ऐसी बीमारी का की जेनेटिक कैरियर निकली जो
उसको तो ज़िंदा रखे हुए, पर उसके बच्चे में अगर वो मैनिफेस्ट हो रहा है, तो वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पा रहा। इसलिए वो रिकरेंट उसके लिए अबॉर्ट कर रही थी। इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी की प्री प्रेगनेंसी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। मिसकैरेजेस की या आपके परिवार में, आपके सिस्टर्स, आपके ब्रदर्स, तो उनमें कोई ऐसा पैटर्न चल रहा है जो कि चिंता का विषय है, तो आप डॉक्टर से डिस्कस करिए। आपको पता नहीं है कि आप उस बीमारी को कैरी कर रहे हैं, पर जब आपका एक बेबी आया सामने, तो आपने देखा कि वो उस बीमारी का सफ़रर है। फिर रिवर्स में जाके अगर आपकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है और उस बीमारी के आप कैरियर पाए जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी सोच समझ के प्लान करनी चाहिए। अगर दोनों कैरियर हैं और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, तो बेबी में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में आईवीएफ के साथ प्री जेनेटिक टेस्टिंग के दौरान हेल्दी एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र एक विकल्प आपके पास होता है, जिसकी वजह से आप हेल्दी प्रेगनेंसी को के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऐसी कौन सी कॉमनली पाए जाने वाली जेनेटिक कंडीशन, तो थैलेसीमिया सबसे कॉमनली पाए जाने वाला ब्लड डिसऑर्डर है। अगर मदर थैलेसीमिया कैरियर है, फादर थैलेसीमिया कैरियर है, तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बच्चे को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से गुजरना पड़ता है। तो अगर थैलेसीमिया आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में अगर एक भी सफ़र कर रहा है, तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए। इसी तरह से दूसरी प्रॉब्लम है सिकल सेल डिजीज़, ये भी बहुत कॉमनली पाई जाती है। तीसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, चौथा है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, पांचवा है फ्रेजाइल एक्स कंडीशन। इसी तरह से कई और इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं। इन केस में अगर आपको पता है कि आपके परिवार में कोई ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है और अगर आपको पता नहीं है और आपके रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलकर पहले कैरियोटाइपिंग करानी चाहिए। आपका और आपके हस्बैंड का इवैल्यूएशन कराना चाहिए। और अगर आप डिजीज़ कैरी कर रहे हैं और फिर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो आपके पास दो विकल्प हैं: क्रोमोसोमल टेस्टिंग, प्री जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रियो, और डोनर एग या डोनर स्पर्म अगर जेनेटिक डिजीज डोमिनेंट है और सीवियर है। इंडिया में थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथीज बहुत कॉमन है, ऐसे कैरियर और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। प्री कंसेप्शनल जेनेटिक काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ज़रूरतमंद को अगर इसकी जानकारी मिली और उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी बेहतर प्लान की, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री कोई चल रही है, तो हमें क्या-क्या सवाल नोट करने चाहिए? क्या फैमिली में किसी को बर्थ डिफेक्ट है? क्या फैमिली में किसी को इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है? क्या कोई जेनेटिक डिजीज़ है? क्या बेबी अनएक्सप्लेन्ड डेथ हुई है जिसका कारण आज तक पता नहीं चला? क्या रिपीटेड मिसकैरेजेस हुए हैं फैमिली में किसी? क्या किसी को थैलेसीमिया या सिकल सेल डिसऑर्डर है? क्या फैमिली में अर्ली ऑनसेट ऑफ कैंसर्स है या अनयूजुअल पैटर्न ऑफ किसी कैंसरस डिजीज का अनयूजुअल पैटर्न है? तो ये सारी अगर हम हिस्ट्री पूछेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे साथ ये होने की संभावना कितनी है। आप 2-3 अबॉर्शंस, 2-3 स्टिल बर्थ के बाद अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर ये सब चीज़ें निकलती हैं, तो आपको ऐसा लगेगा काश हमने पहले ही चेकअप करा लिया होता। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है परिवार में शादी होना। अगर आपकी कॉन्सिक्वेंसेस मैरिज हो रही हैं, अगर ब्रदर सिस्टर में, मौसेरे चचेरे में, मेरे भाइयों बहनों में आपस में शादियाँ हो रही हैं, तो जेनेटिक डिजीज़ कैरी करने की संभावना बढ़ जाती है, प्रेज़ेंट करने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप दोनों एक ही परिवार से आ रहे हैं, तो अब दोनों जनों में वो करियर हो जीन होने की संभावना है। अगर दोनों में वो जीन है करियर के फॉर्म में, तो बच्चे में वो डोमिनेंट प्रेजेंटेशन करेगा और बच्चा उस बीमारी से सफ़र करेगा। अगर रिश्तेदार में शादी नहीं हो रही, तो बच्चे में बीमारियां आने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ कई गोत्र टाल के शादी की जाती है। हिंदुस्तान में हमें पता होगा, जैसे मैं अग्रवाल फैमिली में बिलोंग करती हूँ, तो हमारे में 18 गोत्र हैं। तो हम अपनी सेम गोत्र में शादी करना अवॉइड करते हैं। हम अपनी गोत्र में चले आ रही जनरेशन है, उसको पूरी अवॉइड कर देते हैं, ताकि अगर हम डिफरेंट गोत्र में जाके शादी करेंगे, तो हमारी जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। क्या आपने जेनेटिक टेस्टिंग करा ली तो अब आपके बेबी को जेनेटिक डिसऑर्डर होने की कोई संभावना नहीं है? ऐसा नहीं है। कभी कभी हस्बैंड और वाइफ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर जेनेटिक म्यूटेशन हो सकते हैं, या कभी कोई ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कॉमनली टेस्ट नहीं की जाती, बहुत रेयर डिसऑर्डर है, पर आपके बच्चे में वो प्रेजेंट हो गई है, तो गारंटी नहीं है कि आपको नहीं होगी, पर आपको होने की संभावना कम हो जाएगी। तो इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्री कंसेप्शनल जेनेटिक काउंसलिंग होती है, जिसे सबको करना चाहिए। और स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट अलग अलग होते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि आप
कपल्स को पहले से स्क्रीन कर रहे हैं, और डायग्नोस्टिक का मतलब है कि जब आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तब आप बेबी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसमें एंटी एनबी स्कैन, अनोमली स्कैन, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, ड्यूअल मार्कर, ये सारे टेस्ट प्रेग्नेंट होने के बाद बेबी में स्क्रीनिंग के लिए किए जाते हैं। तो अब हम आते हैं समराइज करके इस वीडियो के अंत में कि किन कपल्स को प्रैक्टिकली जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। पहला, फैमिली में कोई नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरा, पहले बेबी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई कंडीशन अभी डायग्नोज हुई है या कोई बर्थ डिफेक्ट है। तीसरा, प्रीवियस प्रेगनेंसी में अनएक्सप्लेन्ड फीटल डेथ है। चौथा, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है या बहुत सारे अबॉर्शंस आपको हो चुके हैं। पांचवा, कपल्स या क्लोज बायोलॉजिकली रिलेटिव किन्स हैं। छठा, एक पार्टनर ऑलरेडी नोन कैरियर है। सातवां, दोनों पार्टनर्स की फैमिली में इनहेरिटेड कंडीशंस हैं। आठवां, वुमेन की ओवरी इंसफिशियंसी है, एज ज़्यादा हो गई है, जनरली 35 ईयर्स के बाद oocytes में माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, तो बेबी में एबनॉर्मलिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। फैमिली में अनएक्सप्लेन्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ड्वार्फिज्म है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि फैमिली में पैटर्न चल रहा है। अब कोई मेरे से पूछता है कि क्या हर पेशेंट को जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइए। जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक काउंसलिंग फ़र्क चीज़ें हैं। जेनेटिक काउंसलिंग में आपकी हिस्ट्री को इवैल्यूएट किया जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग में आपका और आप दोनों कपल्स का टेस्ट किया जाता है। तो जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक काउंसलिंग डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आइए आज का इस वीडियो समाप्त करते हैं, इसी आशा के साथ कि आप अपनी प्री कंसेप्शनल प्लानिंग और जेनेटिक काउंसलिंग करा के ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। ज़रूरतमंद के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे डीएम करके बताएंगे कि आपके लिए जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है।